ट्रम्प जो पॉलिसी लेके आए हैं उन पॉलिसीज को अगर आगे चलाना है तो उसी मेंटालिटी का कोई बंदा आना चाहिए। ट्रम्प और इलॉन मस्क में मतभेद होने शुरू हो गए हैं। मतलब वो फुल पावर इलॉन को नहीं दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं और चेक में भी कर रख रहे हैं। अनलिमिटेड पावर देना ट्रम्प के लिए ठीक नहीं होगा। अब ट्रम्प की लेगेसी को आगे ले जाने के लिए फिर उन्हीं की फैमिली में से किसी को आना होगा। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स बिल्कुल ही धराशायी हो गए हैं। उनका आज भी वर्चस्व है। 24 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो उसी दिन डिसाइड हो गया था जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप पे कातिलाना हमला हुआ था और वो कुछ सेंटीमीटर से बच गए थे। तो यूएस के लोगों ने अपने दिमाग में डाल दिया था, दे मेड अप द माइंड दैट दे वुड बी वोटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप। मतलब उन्होंने एक 13 साल के लड़के जिसको कैंसर है, ब्रेन कैंसर, उसको एजेंट बना दिया, जो 3 साल तक रशिया में बंद था। और कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था उनकी 95 ईयर ओल्ड मदर को कि मैं उनको छुड़ा के लेके आऊंगा। उन्होंने लेके आए और उनको इंट्रोड्यूस भी कराया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में दो मेहमान मेरे साथ हैं, मंजरी अग्रवाल जी, उमेश अग्रवाल जी। दोनों को आप हमारे शो पर अक्सर देखते रहते हैं। आज दोनों एक साथ मौजूद है क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे अक्सर हम चर्चा करते हैं, अक्सर क्या हर दिन डोनाल्ड ट्रंप पे चर्चा होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैसा बोल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, बयान दे देते हैं, तो चर्चा उस पर बन ही जाती है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि अब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिसेंटली हो गए, लेकिन अगले अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें ट्रंप की तरफ से दावेदार कौन होंगे, उनकी तरफ से उनके उम्मीदवारों में अगर हम जेडी वांस की बात करते हैं या फिर इवांका ट्रंप, कौन उनका आगे का वारिस हो सकता है, ये सवाल खड़े हो गए हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। और डेमोक्रेसी को भी लेकर भी कई सारे सवाल, यूएसआईडी को लेकर जिस तरह से पोल पट्टी खुली है उसको लेकर भी ये सवाल शुरू हो गया है कि क्या वाकई में हम लोकतंत्र में रह भी रहे हैं या इसके पीछे जो ताकतें हैं वो उसी तरह से काम करती हैं। तो इन सारी चीजों को समझेंगे। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। जय मंजरी सिया राम। जी, जय सिया राम। उमेश जी, मंजरी जी, सबसे पहले आपसे, आप इस पूरी जो ये सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप का दावेदार कौन हो सकता है, उनकी तरफ से उनका वारिस कौन बनेगा, जेडी वांस आएंगे उनके वारिस बनकर या उनकी विरासत को उनकी जो ट्रंप कार्ड इवांका ट्रंप हो सकती हैं, और साथ ही साथ जो लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं यूएसआईडी के बाद जो कुछ भी हुआ, कैसे देख रही हैं आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को? देखिए, किसी भी देश के लिए उसको स्टेयर अराउंड करने के लिए 4 साल बहुत कम होते हैं। ट्रम्प जो पॉलिसी लेके आए हैं उन पॉलिसीज को अगर आगे चलाना है तो उसी मेंटालिटी का कोई बंदा आना चाहिए। तो आने के लिए रिपब्लिकन में भी ऐसा नहीं है, मोल्स काफी सारे हैं। जैसे काफी जगह जो है आप देख रही हैं, जैसा कि मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था कि ट्रम्प और इलॉन मस्क में मतभेद होने शुरू हो गए हैं। इलॉन मस्क जिस तरह से डोजी को लेके आ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट ने शिकायत करनी शुरू कर दी। तो मीटिंग में ट्रंप ने ये तक कहा है कि आप डिपार्टमेंट के हेड हैं, अपने हिसाब से चलाइए, थोड़े से ले ऑफ आपको करने पड़ेंगे एंड सुपरविजन डोजी का रहेगा। तो मतलब वो फुल पावर एलॉन को नहीं दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं और चेक में भी कर रख रहे हैं। अनलिमिटेड पावर देना ट्रंप के लिए ठीक नहीं होगा। तो एक ये चीज आ जाती है। जेडी वॉन्स उतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस नहीं रहे हैं, इस समय वाइस प्रेसिडेंट है, दैट इज ओके, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन नहीं है। और विवेक रामास्वामी के अगेंस्ट में जो बात जाती है वो है उनका हिंदू होना। इस बार भी वो जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, आप बहुत सारे मंचों पे ये सुनतेंगी, ये देखेंगी कि लोग कह रहे थे ही इज नॉट अ क्रिश्चियन, इनफैक्ट हिंदू फोबिया। ठीक है, इसी कारण सुनाक रिपीट नहीं हुए, सारा अच्छा काम करने के बावजूद भी ब्रिटेन में वो हार गए बिकॉज ही वॉज नॉट अ क्रिश्चियन। तो इस चीज पे आते हैं। अब ट्रम्प की लेगेसी को आगे ले जाने के लिए फिर उन्हीं की फैमिली में से किसी को आना होगा, बिकॉज दे आर बहुत तरीके से लिंक्ड है। अगर ट्रम्प पे अटैक होता तो उनके बच्चों के ऊपर फर्क पड़ता। तो इसलिए जो है इनका, और कई बार आप देखिए कि जब ग्रीनलैंड की बात हुई थी तो ट्रम्प के बेटे गए थे, जूनियर ट्रम्प गए थे वहां पर चीजों को, डील को फाइनलाइज कराने के लिए। तो इसलिए जो है उनकी ठीक है, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ नहीं हुआ, एक बात में कोई भी इंटरनेशनल नेगोशिएशन फर्स्ट टाइम में नहीं फाइनल होती, बट
एक स्टेप आगे बढ़ रही है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन इलेक्टोरल वोट्स। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। इलेक्टोरल कॉलेज उन लोगों का समूह है जो अमेरिका में इन्वेस्टेड हैं। वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट कौन होगा, और इस बार जब उन्होंने हाँ कर दी तो ट्रम्प प्रेसिडेंट घोषित कर दिए गए थे। वोट की काउंटिंग 1 महीने बाद तक चलती रही। तो अगर वोट डिसाइड करते कि ट्रम्प प्रेसिडेंट होंगे कि नहीं, तो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी अनाउंस नहीं हो सकती थी। और यही ट्रम्प की हार में भी हुआ था पिछली बार, कि वोट जो भी काउंट हो रहे थे उससे पहले बाइडेन को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज उस समय बाइडेन के साथ था। तो साफ साफ ये समझ में आता है, इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, केवल एक डेमोक्रेसी का फसाद है। अब जैसे एक इनका डॉक्यूमेंट है वो 1948 का, वो पहला इलेक्शन था इटली का जो इन्होंने रिग किया था अमेरिका के फेवर में। तो आप ये सोचिए कि अपना इलेक्शन रिग करना और दूसरों का इलेक्शन रिग करना भी 2024 ताजा तरीन उदाहरण है किस तरीके से इन्होंने भारत के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की थी। वो इलेक्शन जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगे, वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। जिसमें पूरी मीडिया एक तरफ से जो है पिच कर रही हो, एक नैरेटिव को पेल्ट कर रही हो, तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। जहां पे वोट के लिए पैसे, गिफ्ट और फ्रीबीज के वादे इनफैक्ट किए मंजरी जी, जाते सोशल मीडिया पे जिस तरह के कंटेंट को पुश किया गया और जो राइट विंग थे उसके पूरे नैरेटिव को नीचे गिराया हैं, गया, वो भी इसमें उसको आता है। बैन तक कर दिया गया, डिलीट तक कर दिया गया। तो ये सारी चीजें, फिर आप फ्रीबीज बांट रहे हैं, वो भी इलेक्शन नहीं, क्योंकि आप वोट खरीद रहे हैं। और अगर इलीगली जाकर के पीछे से चीजें दे रहे हैं, कुछ लोग शराब देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ड्रग्स देते हैं, सब कुछ, 5,500 किलो एक बार में ड्रग पकड़ा गया, तो ये सब चीजें बताती हैं कि आप डेमोक्रेसी के छलावे में रह रहे हैं। एक्चुअल डेमोक्रेसी अगर होगी तो ये सब नहीं होगा। फिर एक हेड काउंट के ऊपर आप देखिए, आप भीड़ तंत्र और लोकतंत्र में फर्क है। अगर एक क्रिमिनल को वोट डालने का अधिकार है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन उसका वोट काउंटर कर रहा है एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को, जो भारत की तरक्की में या अपने देश की तरक्की में काफी संलिप्त है। तो एक क्रिमिनल का वोट इज इक्वल टू एक शहरी का वोट, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का। अगर ये दोनों इक्वल है, तो आप लोकतंत्र में नहीं, भीड़ तंत्र में विश्वास करें। तो एक पैरामीटर होना चाहिए। एक किसान रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री के बारे में, मंत्रालय के बारे में ही नहीं जानता होगा, वो रक्षा मंत्री के लिए वोट कैसे कर सकता है? तो ये एक अजीब तरीके का लोकतंत्र है। अब जैसे एक अजीब सा रूल है अमेरिका में, 2 बार के बाद आप तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ये कोई वो तो है नहीं माइक पकड़ के बोलने का कि सबका नंबर आएगा। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो तीसरी, चौथी और पांचवी बार भी बन सकता है। ये लॉजिक यहाँ के वामपंथियों ने भी लगाना शुरू कर दिया कि अब मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, दूसरों को चांस मिलना चाहिए। क्यों? ऑफ जब वो कोर्स अच्छा मोदी जी कर रहे हैं। स्वस्थ हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो व्हाई टू ब्रेक द चेन ऑफ यस। रिएक्शन। तो 10 साल की कॉन्टिन्यूअस गवर्नमेंट का हमने अंजाम देखे। देखिए, एक पैरेलल फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल के लिए आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद 10 साल कांग्रेस ने भारत को लूट करके खाया। अब आप देख रहे हैं कि 10 साल लगातार मोदी ने काम किया, तो आप लगातार एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होते देने का परिणाम देख रहे हैं। ये ऐसे ही जब लगातार कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही थी तो भारत की अवनति का कारण भी आपने देखा। अब लगातार नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट्स आ रही हैं, आप भारत की तरक्की का वो भी देख रहे हैं। तो इसके कारण ट्रम्प के बाद कौन आएगा? ट्रम्प की पॉलिसीज 4 साल में फल देने लगेंगी, ये मान सकते हैं कि इज अ गुड पुशर। बट असली अगर आपको अमेरिका में टर्न अराउंड करना है तो आपको कम से कम 20 साल का समय चाहिए। किसी भी देश को पूरा बदलने के लिए 20 साल का कम से कम समय लगता है। जी। भारत अभी 10 साल का इफेक्ट देख रहा है, तो अब उनकी पॉलिसी को आगे कौन चलाएगा? और बेहतर होगा कि उन्हीं की फैमिली में से कोई आए जो इस परंपरा को आगे ले जाए। जी। जी, उमेश जी, आपका क्या मानना है, आपका क्या टेक है? देखिए, मैं 2028 जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, उसमें मैं डेमोक्रेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ रोशनी डालना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स बिल्कुल ही धराशायी हो गए हैं। उनका आज भी वर्चस्व है।
और एक ऐसा था कि 2024 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, वो उसी दिन डिसाइड हो गया था जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप पे कातिलाना हमला हुआ था और वो कुछ सेंटीमीटर से बच गए थे। तो यूएस के लोगों ने अपने दिमाग में डाल दिया था, दे मेड अप द माइंड दैट दे वुड बी वोटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप। और इसके लिए बाइडेन अपने अपने आप को अलग कर दिया और वो प्रेसिडेंशियल रेस में आए भी नहीं। कमला हैरिस आई, वेरी वीक कैंडिडेट। पर 2028 के अंदर मुझे नहीं लगता कि कमला हैरिस विल बी अ कैंडिडेट आल्सो। मेरे हिसाब से मिशेल ओबामा को लेके आया जाएगा। फिर एक न्यूयॉर्क के गवर्नर है, डेविड गॉसन नाम है उनका, शायद वो भी हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 2028 जो ओबामा लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो ओबामा 4.0 की बात हो रही है, वो उसके लिए मिशेल ओबामा इज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। और एक तरह से बताया जाएगा कि शी कैन बी द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट एंड ब्लैक एंड ऑफ अ ब्लैक ऑरिजिन। ये डेमोक्रेट्स ने हमेशा अपने ट्रम्प कार्ड के जैसे यूज किया है। जब वो जो रिपब्लिकन पार्टी है उनको व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट बोल के इन्होंने जितने भी जो ब्लैक वोट्स है, ब्राउन वोट्स है, स्पेनिश वोट्स है, मैक्सिकन वोट्स है, उन सबको कंसोलिडेट करके ये हमेशा जीतते थे। बट अब मुझे ये लगता है कि 2024 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को एड्रेस किया। उसके अंदर रिपब्लिकन के जो लीडर्स थे वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे। वो ऐसा लग रहे थे कि वो पहले से डिफीटेड हो गए हैं और अभी तो उनके अंदर ऐसा कुछ एक उत्साह भी नहीं था। ऑल द रिपब्लिकन जो लीडर्स थे, जो विमेन लीडर्स थे, वो आए थे पिंक सूट में प्रोटेस्ट करने के लिए। भले ही आपने देखा होगा, इलान ओमर को देखा होगा या नैन्सी पेलोसी को देखा होगा या बाकी सब लीडर्स को भी। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटा 45 मिनट्स 1 ऑवर 45 मिनट्स ही स्पोक नॉन स्टॉप। और उसके अंदर ही वाज एबल टू पिन पॉइंट ईच एंड एवरी अटेंडेंट दैट, मतलब वो ही वाज टचिंग द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी अमेरिकन। मतलब उन्होंने एक 13 साल के लड़के जिसको कैंसर है, ब्रेन कैंसर, उसको एजेंट बना दिया। एक एक अमेरिकन है जो 3 साल तक रशिया में बंद था और कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था उनकी 95 ईयर ओल्ड मदर को कि मैं उनको छुड़ा के लेके आऊंगा। उन्होंने लेके आए और उनको इंट्रोड्यूस भी कराया। उस टाइम भी डेमोक्रेट्स उठ के खड़े नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी था कि आई कॉल यू ऑल टू स्टैंड अप एंड चेरिश द ड्रीम ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके बाद भी डेमोक्रेट्स खड़े नहीं हुए। तो ऐसा है कि डेमोक्रेट्स टोटली कंफ्यूज है अभी। और मेरे हिसाब से जिस डीओजी को जो फॉर्म किया गया था, जिस हिसाब से बिट बाय बिट जो उनके जो कांड है वो जो रिलीज किए जा रहे हैं कि कैसे यूएस एड के नाम पे उन्होंने रेजिम चेंज ऑपरेशन किया, कैसे कैसे, मतलब आप सोचिए अमेरिका की एक फेडरल बिल्डिंग में 8 प्लांट्स को पानी देने के लिए $56,000 दे रहे थे। ऐसे ऐसे दो लोगों ने कांड रोज चालू कर दिए। और व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिना लीविट, एवरी डे शी कम्स और उन्होंने जिस हिसाब से वो बताती रहती है, जो जितने भी उनके डेमोक्रेट के सपोर्टेड जो न्यूज़पेपर्स है, न्यूज प्रिंट मीडिया है, उन सबको बरोबर जवाब दे रही है। इट्स अ केयरफुली कैलिब्रेटेड कैंपेन टू डिस्क्रेडिट द डेमोक्रेट्स। वो चलाया जा रहा है और ये अगले मेरे ख्याल से 100 दिन चलेगा। मतलब ये आप सोच लीजिए मार्च में चलेगा, अप्रैल तक चलता रहेगा। क्योंकि द फर्स्ट 100 डेज इन एनी लीडर्स प्रेसिडेंसी इन अमेरिका वो एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। तो आपने देखा कि उन्होंने बिग बैंग अनाउंसमेंट्स किया, उन्होंने ये चीज बोला कि मैंने इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, मैंने टैरिफ्स लगाए, मैंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर दिया, मैं अभी इनकम टैक्स कम करने वाला हूँ। और एक तरह से उन्होंने एक चीज बोलना चालू किया, बार बार बोला टैक्स पेयर डॉलर्स। अंबर जी, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और दिस रेजोनेट विद द अमेरिकन पब्लिक। और क्या हुआ, अब रिपब्लिकन के साइड में कितने सारे कैंडिडेट्स है, दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। अब भले ही जेडी वैंस को आप बोलिए इज अ वीक कैंडिडेट, पर मेरा मानना है कि जिस हिसाब से उन्होंने जेलेंस्की के साथ जो मीडिया जो उस समय था हैंडल किया लाइव, तो एक तरह से ही स्टूड फॉर द प्राइड ऑफ द अमेरिकन पीपल। उन्होंने बोला था कि आप हमारे प्रेसिडेंट को थैंक यू नहीं बोल रहे। आज आप सोचिए कमला हैरिस जब थी, हम लोग सब मजाक उड़ाते थे उनका,
और उससे पहले ओबामा के जो वाइस प्रेसिडेंट है, किसको याद है? ठीक है, बाइडेन ही थे, सॉरी। और 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 अगर आपको अभी और ट्रम्प का फर्स्ट टर्म में उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, हार्डली एनीबॉडी वुड रिमेम्बर माइक पेंस, ठीक है। पर जेडी वैंस को लोग समझ रहे हैं, इसकी पॉपुलैरिटी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, बिकॉज दैट लाइव टेलीवाइज एड्रेस के कारण वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। सेकेंड, आप ये देखिए, उषा वैंस जो उनकी वाइफ है, तो उसके कारण जो ब्राउन और जो ब्लैक कम्युनिटी है, वो उनके साथ रिलेट कर पा रही है। देखिए, अभी इट इज वेरी प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग, पर जनरली यही होता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर। बट कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया था कि 2028 में उनका सक्सेसर कौन रहेगा, जेडी वैंस रहेगा, तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। अब सेकंड कैंडिडेट बोलता हूँ, मार्को रूबियो। वो एक जो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिस हिसाब से वो यूएस फॉरेन पॉलिसी को हैंडल कर रहे हैं, तो हर जगह जैसे माइक पॉम्पियो करते थे फर्स्ट टर्म में, वैसे ही ये कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्को रूबियो इज ऑल्सो वेरी गुड नेम। फिर मेरे हिसाब से विवेक रामास्वामी, देखिए प्रीमेच्योर है, मानता हूं कि वो हिंदू है, बट वो गवर्नर ऑफ ओहायो के लिए ही इज रनिंग। उनको पूरा सपोर्ट मिला है इलॉन मस्क से भी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी। फिर है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड सीआईए की अभी चीफ है, ठीक है। और जनरली आपने देखा होगा कि जॉर्ज बुश भी थे, वो भी सीआईए से रिलेटेड थे। बिल क्लिंटन थे, वो भी सीआईए का कुछ काम करते थे। तो सीआईए चाहेगी अपना कोई आदमी रखने के लिए। और डेमोक्रेट्स के अंदर और रिपब्लिकन्स के अंदर उनके जो डी सेंटिस है, फ्लोरिडा के गवर्नर, ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। तो आप ये से है कि अब मुझे लगता है कि जिस डेमोक्रेट्स के पास तो लीडर्स ही नहीं है, रिपब्लिकन्स के पास लीडर्स ही लीडर्स है। बट यहाँ पे जैसे मंत्री जी ने बोला है कि ट्रम्प चाहेंगे कि उनकी लेगेसी को उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जाए। The only leader which can carry forward are one is a son and daughter of Donald Trump. एक तो है, जैसे इन्होंने बताया, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, और सेकंड है इवांका ट्रम्प। और मैं अभी अभी मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर है, जो ट्रम्प के जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो साइन होते हैं, इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर। जैसे आपने बताया, इन्होंने बताया था कि वो अब्रॉड के लिए नेगोशिएशन के लिए भी गए, तो उनको प्रिपेयर किया जा रहा है टू टेक द रेन्स ऑफ हिज फादर इन फ्यूचर एज वेल। और ये काम ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में इवांका कर चुकी है, ओके। और इवांका के बारे में बताया जाता है, शी इज वेरी पॉलिश्ड, शी इज वेरी चार्मिंग, सोफिस्टिकेटेड है, वेरी गुड ऑरेटर, शी डज नॉट हैव एनी बैगेज, शी कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है उनके हाथ में। और आप देख लीजिए, उनके जो हस्बैंड है जेराड कुशनर, वो एक जू है, तो जूइश लॉबी का सपोर्ट पूरा मिलेगा। और जहाँ पे जूस का सपोर्ट मिलता है, तो वो पूरा इकोसिस्टम काम करता है। जूस जो होते हैं अमेरिका के अंदर, एक इनविजिबल पावर है, वो अगर किसी के साथ हो जाते हैं। उमेश जी, अब मंजरी जी से पूछ लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और इवांका में से नहीं, मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए, जी, प्लीज। जेराड कुशनर जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में भी ही वाज इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। और इवांका ट्रंप के लिए एक चीज है कि देखिए, एक अमेरिका ग्रेट अगेन बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट टर्म में कोई ऐसा कुछ मुद्दा है, कुछ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो चुका, वो बार बार रिपीट नहीं हो सकता। तो दे विल लाइक समवन हु इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, नॉन कंट्रोवर्शियल, और जिसके पास वो एलिगेंस है, चार्म है, एंड द सोफिस्टिकेशन है टू टेक अमेरिका फॉरवर्ड। और वन मोर थिंग, शी इज अ वेरी गुड ऑरेटर एज वेल विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। जी, तो मंजरी जी, आपको डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और इवांका ट्रंप में से कौन बेहतर चॉइस लग रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप अपना सक्सेसर बनाने वाले हैं? इवांका ऑफ कोर्स, उनकी पकड़ बिजनेस पे भी ज्यादा अच्छी है। देखिए, बाकी सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एंड अमेरिका इज सिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि सब एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उसको उल्टी तरफ घुमाया है। अभी अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा सर्वाइवल थ्रेट है, और वो है उसका डेब्ट। अगर डेब्ट इस तरीके से बढ़ता गया,
तो ज्यादा दिक्कत होगी। हमने भारत के निर्माण का जो काल देखा है मोदी जी के अंडर में, उसमें सबसे पहले सारी बातें भूल करके मोदी जी ने पहले इकोनॉमिक सुधार किए थे। भारत के ऊपर जो कर्ज है वो कम किया, भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ाई, इंडस्ट्री लगाई, उसके बाद वो कोई और चीज कर पाए। तो इकोनॉमी सबकी बेस होती है, और अमेरिका की इस समय इकोनॉमी बहुत खराब है। वो जो भी व्यक्ति था जिसने प्रोडक्शन अमेरिका का चाइना शिफ्ट किया, ही वॉज द बिगेस्ट एंटी नेशनल आई वुड एवर से। पूरा देश इसके कारण तबाह हो गया। सारा जीडीपी रेशो कम हो गया। केवल आर्म से इस चीज को नहीं निपटा जा सकता। कॉमन पर्सन बेरोजगार हो गया, उसके फ्यूचर का भी कोई चीज निश्चित नहीं था। तो अभी जो फैक्ट्रीज ला करके अब लगाने की बात कर रहे हैं, 4 साल में फैक्ट्री लगेंगी, चलेंगी, ये चीज हम मानते हैं। लेकिन वो बढ़त को बनाए रखने के लिए इकोनॉमिस्ट चाहिए, जिसको ट्रेड का एक्सपीरियंस हो। ट्रम्प एक अंपायर से आते हैं, उनका एक अपना ट्रेड एम्पायर है, उनके बच्चों को इस चीज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दे आर गुड ट्रेडर्स एंड इकोनॉमिक नेगोशिएटर। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको ट्रेड और एम्पायर का भी करना पड़ता है। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनको हो जाएगा, बल्कि जो उनका तीसरा बच्चा है, जो सेकंड मेल चाइल्ड है, उसको भी वो इसी तरीके से ग्रूम करेंगे समय आने पर। क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, somebody has to take उनके बिजनेस का किसी को ख्याल रखना होगा, किसी को प्रेसिडेंसी और इन सब का ख्याल रखना होगा, तो ये चीजें आगे जानी है। प्रॉब्लम इसमें इनके कंटेंटर केवल इलॉन मस्क हो सकते हैं और विवेक रामास्वामी हो सकते हैं, बाकी किसी के पास ट्रेड एम्पायर नहीं है, कोई भी इकोनॉमी और डॉलर से कनेक्टेड नहीं है। जो चीज इलॉन मस्क के विरोध में जाती है वो है उनका स्टारलिंक। स्टारलिंक ने की ही एक ब्रांच है न्यूरोलिंक, जहां पे ब्रेन में चिप इम्प्लांट का कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। नेचुरली दैट इज नॉट वेरी ह्यूमैनिटी फ्रेंडली। और इनके जो सैटेलाइट नेटवर्क है उसका इस्तेमाल जो डीप स्टेट ने यूक्रेन वॉर में किया है। तो गिविंग अनलिमिटेड पावर टू एलॉन मस्क इज सर्टेनली नॉट वेरी एथिकल थिंग टू डू। विवेक रामास्वामी अगर तब तक वॉश ऑफ कर गए कि किस तरीके से ही इज अ सेल्फ मेड मैन एंड ही मेड हिज मार्क एंड ही इज फार मोर क्लियर देन ऑल द ट्रम्प्स पुट टुगेदर। उनको जो है वो चांस नहीं मिला। ओहायो का गवर्नर बनने के साथ उनको वो चांस भी मिल जाएगा, एज फैक्टर भी उनके पक्ष में जाता है। एंड ही इज टेरिबली लॉजिकल, मतलब उनके लॉजिक को कोई काट नहीं सकता। उनके उनके साथ जो डिबेट करते थे वो कहते थे अगर वो हिंदू नहीं होता तो आई वुड हैव अग्रीड विद हिम। ही इज दैट सिंपल लॉजिकल। तो बस अगर वो ये चीज हिंदू फोबिया तब तक खत्म कर सके तो विवेक रामास्वामी इज गोना बी द बेस्ट कंटेंडर। लेकिन अगर इस चीज को चाहिए तो आप इवांका ट्रम्प के ऊपर नेचुरली ज्यादा दाव लगा सकते हैं। आप दुनिया भर में भी इसे कई जगह पे देखिए, जहां डेमोक्रेसी थी वहां पर काफी ज्यादा लूट पाट और ये सब चल रहा था, फिर सिविल वॉर्स वगैरह। इनका तो सब सिंपल था, जहां डेमोक्रेसी है वहां पर कुछ लोगों को लो, पैसा दो, आंदोलन कराओ, डेमोक्रेसी को टॉपल कर दो। ये यूक्रेन से लेके कितने ही देशों में ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो गया है। लास्ट आपने बांग्लादेश देखा था। तो अभी डेमोक्रेसी इज अ मिथ। तो दुनिया भर में ये चीज चल पड़ी है कि जो भी पावरफुल है, अगर मिलिट्री में कोई पावरफुल है तो उसको लेके आ रहे हैं, कोई और किसी तरह से पावरफुल है तो उसको लेके आ रहे हैं। डेमोक्रेसी शुड बी लिमिटेड। इस मामले में मुझे इंग्लैंड का बहुत अच्छा लगता है कि जहां का राजा एक परमानेंट है, आप उसे चुन नहीं सकते, और उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करके या दो चार चीजें और थोड़ा सा लिमिट करके आप चीजों को चलाते और मैनेज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देख के चलना पड़ता है। डेमोक्रेसी इज अ 5 ईयर प्लान और अ 4 ईयर प्लान। वेर एज ये कह राजशाही या मोनार्की, ये एक लॉन्ग टर्म है। तो दोनों इंटरेस्ट देश के मिलने चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इसके लिए अगर डोनाल्ड की चलती है तो इवांका, नहीं तो विवेक रामास्वामी जी। जी, उमेश जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, अमेरिका में अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि 8 साल से ऊपर कोई प्रेसिडेंट रह नहीं सकता।
जैसे लिमिट। जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी रहे थे, बिल क्लिंटन भी रहे थे, ओबामा भी रहे ओबामा। थे। तो क्या होता है कि फर्स्ट टर्म जब आते हैं तो उनको क्या है, 3 साल ही इफेक्टिव मिलते हैं गवर्न करने के लिए, और उनको फर्स्ट के 1 डेढ़ साल तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में लग जाता है। और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर वो वापस उनके प्राइमरीज़, कांग्रेस, उसके मतलब वो इलेक्शन कैंपेनिंग, पैक्ट सब में वो लोग बिज़ी हो जाते हैं। सेकंड टर्म में आते हैं तब उनको कुछ समझ में आता है एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म। तो उस तरह में क्या होता है कि वो लोग कोई रियल इफेक्टिव चेंज नहीं कर पाते। अब डोनाल्ड ट्रम्प के साथ क्या हुआ कि 2016 से 20 वो उन्होंने 2016 का इलेक्शन जीतेंगे वो भी सोचा नहीं था। एक्सीडेंटली उन्होंने लड़ा था कि ठीक है, लेट मी फाइट, और वो जीत भी गए थे इलेक्टोरल कॉलेज वोट के हिसाब से, क्योंकि हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिले थे। इन स्पाइट ऑफ दैट डोनाल्ड ट्रम्प ड्यू टू इलेक्टोरल कॉलेज वोट के कारण वो आ गए। और उन्होंने 2016 टू 20 के बीच में उन्होंने बहुत मतलब बहुत ही वाज डूइंग मच मोर डिक्लेरेशन, पर इफेक्टिव नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बताया जाता है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो उनके माइक पॉम्पियो है, दे वर डीप स्टेट इम्प्लांट्स, और उसी के कारण 2020 में वो हार भी गए थे। बट 2020 से 2024 तक 4 साल इनके पास थे। इन्होंने पूरा स्ट्रेटेजी बनाया इनके ऊपर, डीप स्टेट ने ट्राई किया इनको इम्प्लीकेट करने के लिए, इनके ऊपर केसेस चलाए, इनको मारने की कोशिश की। तब इन्होंने अपनी टीम बनाई, इन्होंने डी सैंटिस को अलग करवाया, इन्होंने बोला कि आप हटो, मेरे विवेक रामास्वामी को कोऑप्ट करवाया। फिर बाद में इन्होंने माइक पॉम्प जो अभी जो मार्को रूबियो है, फिर माइक वॉल्ट्स है, फिर बाद में पीट हेग्सेट है, तुलसी गबार्ड है, उन्होंने सारे अपनी कैबिनेट पहले से ही डिक्लेयर कर दी थी। आप सोचिए कैंपेनिंग के टाइम पे ही उन्होंने बोल दिया था कि ये आदमी फेडरल रिजर्व में रहेगा, ये आदमी तुलसी गबार्ड रहेगी इन इन एफबीआई की, सीआईए की चीफ रहेगी। मतलब टोटल डिक्लेरेशन पहले ही कर दिया था, सबको काम पे लगा दिया था कि आप अपना काम करते रहो। तो आपने देखा होगा कि नवंबर 5 से जब वो जीते थे, तब से उनके जो घर पे रोज उनकी कैबिनेट बैठती थी, और फर्स्ट डे जब वो आए थे तो उन्होंने 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए। ये कभी अमेरिकन हिस्ट्री में हुआ नहीं, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग थे उन लोगों को मालूम था, उनको पहले से ही काम पे लगा दिया था, और इन्होंने नेक्स्ट 4 इयर्स में क्या करना है और क्या इवेंचुअलिटीज क्या होगी, तो उसका प्लान बी प्लान सी सब तैयार करके रख लिया। आज हम सोच नहीं पाते, उससे पहले तो वो पूरा, जैसे अभी सोचिए रात को हम सो के नहीं सुबह उठते हैं, तब तक तो पूरा देश ही बदल देते हैं वो लोग। वो कब क्या बोलते हैं हमें ही नहीं समझ में आता। चाइना पे बोला 10% लगाएंगे, 20% कर दिया। भारत को कभी डांट देते हैं, कभी बोलते हैं बहुत अच्छा नेशन है, कभी पाकिस्तान को बोलते हैं वी कांग्रेचुलेट देम, और फिर नेक्स्ट डे न्यूज आता है कि वी विल बैन पाकिस्तानी। तो एक तरह से ही इज मेंटेनिंग दैट ऑर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब लोग इनको ग्रांटेड नहीं ले पाए। तो डोनाल्ड ट्रंप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप विल लाइक समवन इन हिज फैमिली टू टेक द लेगेसी फॉरवर्ड, और मेरे हिसाब से द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनेगी इवांका ट्रंप। और अगर उधर मिशेल ओबामा को खड़ा किया जाए, अगर उधर कोई मेल कैंडिडेट रहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर रेडी है। तो मेरे हिसाब से 4 साल ट्रंप की प्रेसिडेंसी, 8 साल इवांका और 8 साल छोटा ट्रंप, 20 साल का इन्होंने पूरा गेम प्लान बना लिया है। और इसके लिए रिपब्लिकन को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है कंटिन्यूसली। जैसे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अनटचेबल हो गई है फॉर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वैसे ही डेमोक्रेट्स का भी वही हाल होने वाला है। और अगर एक इसमें एक ही केवियट है कि डोनाल्ड ट्रंप 4 साल सर्वाइव कर लेना, उनका उनका हाल जेएफ के जैसे नहीं होना चाहिए। बस इतना ही बोल। जी बिल्कुल। तो मैं एक बात जी और कहना चाहूंगी कि अगर अच्छा सब कुछ चल रहा है, हर 4 साल पे इलेक्शन कराने के फितूर में पूरे देश को डिस्टेबलाइज कराया जाता है, इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, और थोड़े दिन के लिए जो है सारी पॉलिसीज और एक पॉलिसी पैरालिसिस जिसे कहते हैं, अनस्टेबिलिटी का वातावरण रहता है। तो डेमोक्रेसी को अगर आपको चलाना भी है तो आपको इसे री इन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो डेमोक्रेसी, उनके पास एक ही वर्ड है, हम ये कहेंगे अभी भीड़ तंत्र चल रहा है। आपको इसे लोकतंत्र बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू इलेक्ट डिफेंस मिनिस्टर, तो ज्यादातर जो है
एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि भाई डिफेंस के लोग वोट करेंगे और कुछ इस तरीके के राजनीति और डिफेंस की समझ रखने वाले लोग वोट करेंगे। ये नहीं, अभी बीच में देखिए हम उस चीज को नहीं कह रहे हैं। जब और देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स आते हैं, दे आर ऑनर्ड जनरल्स एंड वो सब, हमारे यहाँ से कोई भी ऐसे ही पहुंच जाता है, वो जिस तरह से खड़े होते हैं और ये जिस तरह से खड़े होते हैं, पता लग जाता है कि भाई आप नॉन डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। वहां आपके सामने अगर कोई बात हो रही है तो उनकी एक डिफेंस की एक लैंग्वेज होती है, हर ट्रेड की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर फील्ड की। तो आप उस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते, आप उन इशारों को, उन बारीकियों को नहीं समझ पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फील्ड को रिप्रेजेंट करें जिसमें आपका 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस हो। तब आप उस फील्ड के मिनिस्टर बने या कुछ बने। किसी को भी उठा करके जो है आपने इकोनॉमी सौंप दी, थैंक गॉड निर्मला सीतारमन अच्छा काम कर रही है, पर इससे पहले पहले ऐसे लोग जो है फाइनेंस मिनिस्टर हुए जिन्हें फाइनेंस का फॉर्म ही नहीं आता था। तो डेमोक्रेसी कई मामलों में पूरे देश का सत्यानाश करने वाली है। तो ये चीज मैं देख रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा मैं काफी हद तक इस चीज के लिए कन्विंस हो चुकी हूँ कि इस मिथ को खत्म करके या तो डेमोक्रेसी को रीडिफाइन कीजिए, नहीं तो राजतंत्र बेहतर। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऐसा ही हो रहा है और ये सारी चीज़ें सामने जिस तरह से मैं आती हैं यूएस। जी, उमेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें एक ही चीज बोलूंगा कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर दीजिए टू कंडक्ट द 2028 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसके अंदर वहाँ पे फोटो आईडी कार्ड और जो हमारा जो ईवीएम है वो एक ही दिन में इनको रिजल्ट दे देगा। एक एक महीने तक काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% विल नॉट वोट। आपको कोई आइडेंटिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा और फुल प्रूफ सेफ मैकेनिज्म में इलेक्शन होगा। उमेश कोई जी, रिग नहीं करवा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ को, हर चीज़ को, और इनफैक्ट जिस तरह से डेमोक्रेट को भी डिस्क्रेडिट करने के लिए जिस तरह से कांग्रेस को भी किया गया, एक-एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं। यू नेवर नो कि इलेक्शन कमीशन ने इंडिया को भी अपॉइंट कर लिया जाए आगे इलेक्शन इसीलिए कराने मैं के लिए। कहती हूँ भारत विश्व गुरु हो चुका है, क्योंकि भारत में जो कुछ हो रहा है, देश भारत के जैसे तरक्की करने के लिए भारत को फॉलो कर रहे हैं। व्हेन यू आर टीचिंग द वर्ल्ड हाउ टू परफॉर्म, यू बिकम अ गुरु। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वही बताना चाहता हूँ कि अगर ये इलेक्शन में जो धांधली होती है, जो 2020 में रिग्ड इलेक्शन हुआ था, जिसमें हुँ, बताया जाता था कि 140 साल के जो लोग हैं उन्होंने भी वोटिंग की है, 10% हैड वोटेड, वो भी लार्ज स्केल में हुआ था। तो अगर फ्यूचर में ऐसी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करना है तो हुँ। भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे याद है कि 2000 का इलेक्शन भी जो हुआ था उसके अंदर भी बोला गया था कि वहां पे भी तो कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। तो एक तरह से जब क्लोज इलेक्शंस होगा तब अमेरिका में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, क्योंकि कोई भी साइड हार मानने के लिए रेडी नहीं होगा। तो कैपिटल हिल जैसा इंसिडेंट हुआ तो अमेरिकन डेमोक्रेसी वाज इन डेंजर। तो आज अमेरिका में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, इट इज मोबोक्रेसी। इस बार ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप को 65% वोट मिल गया। इसके लिए डेमोक्रेट्स ने अपनी हार मान ली, उन्होंने चिल्लम चिल्ली नहीं की। अगर ये क्लोज इलेक्शन होता तो इसके ऊपर अमेरिका में और वो भी भी ज्यादा नाटक होते हैं। ईवीएम जैसा रोना रो देते जैसे बस वही भारत होता। की। जी, बिल्कुल। उमेश जी, मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों ने बहुत इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ साझा की। दर्शकों दर्शकों के लिए बहुत अहम जानकारी ये रहने वाली है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।